वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं मौर्यों की उत्पत्ति मौर्य काल से रिलेटेड वीडियो ये रहने वाला है। इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोस कंप्लीट किए हैं 7th बीपीएससी के लिए। वो सारे के सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस करी हैं उन सारे वीडियोज़ में। प्लेलिस्ट में सेक्शन अवेलेबल है, वन लाइनर क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे और भी बहुत सारे वीडियोस हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि जो लोको पायलट की वैकेंसी आई है उसके लिए भी मॉर्निंग 7 o'clock को आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशंस को आपके साथ हम डिस्कस करते हैं और भी फॉर्म कैसे फिलअप करना है, किसका क्या सिलेबस रहना है, कैसे प्रिपरेशन करें, ये सारे वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, पुराणों में मौर्यों को शूद्र कहा गया है और विष्णु पुराण के भाष्यकार श्रीधर स्वामी के अनुसार चंद्रगुप्त नंदराज की पत्नी मुर्रा से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस जो साम्राज्य का नाम जो है वो मौर्य वंश रखाया। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है, जो कि निम्न कुल जिसका मीनिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरिता सागर, ये पूछा भी जा सकता है कि ये कथा सरिता सागर जो है ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये सोमदेव के द्वारा लिखित पुस्तक है। क्षेमेंद्र द्वारा लिखित वृहद कथा मंजरी में भी चंद्रगुप्त को निम्न कुल का माना गया है। जैन ग्रंथों में मौर्यों को ना तो उच्च कुल का तथा ना ही निम्न कुल का माना गया है। कौन कौन से ग्रंथ में किसके किसके हिसाब से ये उच्च कुल के हैं, निम्न कुल के हैं, कौन से कुल के हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार मौर्य पिपलीवन के शासक थे। ये कहाँ के शासक थे और किसके अकॉर्डिंग यहाँ के शासक थे, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। काशी के राजा विडुम्भ ने कोसल में नरसंहार किया जब मौर्य भागकर हिमालय क्षेत्र में पिपलीवन की ओर जा गए थे और चूंकि ये लोग मूरों को पालते थे इसलिए इनका नाम जो है ये मौर्य वंश रखाया, मौर्य रखाया। सर्वप्रथम गुरन वेडेल नामक विद्वान ने यह मत प्रस्तुत किया कि मौर्यों का वंशीय चिन्ह जो है ये क्या है, ये है मोर। इसकी पुष्टि लौरिया नंदनगढ़ बिहार से मिले स्तंभ लेख से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनानी साहित्यकारों ने भी मौर्य को निम्न कुल का कहा है और यूनानी साहित्यकारों ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स की उपाधि दी है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स का संबंध चंद्रगुप्त से स्थापित किया। तो किसके लिए ये सैंड्रोकोट्स टर्म जो है ये यूज किया जाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से हम एक पॉइंट देखने वाले हैं कि मौर्य जो है वो थे कौन, तो स्नूपर के अनुसार मौर्य पारसिक थे, क्योंकि अनेक मौर्यकालीन प्रथाएं पार्थिक प्रथाओं में से मिलती जुलती है और ब्राह्मण साहित्य विष्णु पुराण मुद्रा राक्षस कथा सरित सागर बृहदत्त कथा और मंजरी के अनुसार मौर्य जो है ये शूद्र थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे और गोरखपुर क्षेत्र के निवासी थे। तो जैन और बौद्ध का मत क्या था ये भी हमारे लिए मायने रखता है। ग्रीक लेखक जस्टिन तथा जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त जो है वो निम्न जाति के थे और महावंश टीका के अनुसार वह क्षत्रिय थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक स्थान पर लिखा है कि वह शूद्र नंद वंश का विनाश करना चाहता था, अतः वह स्वयं क्षुद्र को शासक नहीं बना सकता था, अतः वह मौर्य नामक क्षत्रिय था। ओके, यहाँ से हम कवर करेंगे कि मौर्य वंश के इतिहास का स्रोत क्या क्या रहा है। तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस अभिलेख और जो भी अभिलेख रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में इनका पता चलता है, कालावशेष से पता चलता है, यूनानी लेखकों के वृतांत से पता चलता है जिसमें इनको सैंड्रोकोट्स की उपाधि दी गई है। मौर्य वंश का इतिहास कवर करते हैं। मौर्य वंश जो है ये टर्म जो है टाइम पीरियड जो है ये आपको नोट डाउन करना है। प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था
और यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, जो कि आज बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। मौर्य वंश का शासनकाल जो है ये भारत में 137 वर्षों का रहा, जो कि 321 कहीं कहीं आपको 322 भी दिख जाएगा से 187 ईस्वी पूर्व तक रहा था। और इन वर्षों में कई शासक हुए, जिनमें निम्न 3 सम्राटों का शासनकाल जो है वो हमें देखने को मिलता है। उल्लेखनीय है ये शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है ये हमें नोट डाउन कर लेना है, तीनों का, चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का एंड अशोक का। अन्य शासक जो है कुणाल, जो सबका टाइम पीरियड आपको याद रहना चाहिए, दशरथ, संप्रति, शालिसुक, देववर्मन, सतधनवन और बृहदत्त, इन लोगों का शासनकाल क्या था, कितने वर्षों का था, ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य की स्थापना करने में आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का पूरा सहयोग मिला था। और चंद्रगुप्त का जन्म जो है ये ईसा पूर्व 345 में शाक्यों के पिपलीवन गणराज्य के मौर्य शाखा में हुआ था। चंद्र अंतिम शासक धनानंद का विनाश करने के बाद 321 में मगध सम्राट बने थे। और यूनानी लेखक जस्टिनियन और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर समस्त भारत पर आक्रमण किया। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है, तो ये सैंड्रोकोट्स की उपाधि इसको दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और मालवा एवं सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के साम्राज्य के हिस्से थे। कौन कौन सा क्षेत्र? मालवा एवं सौराष्ट्र। उपर्युक्त तथ्य रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने उसे पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति को सूबेदार बनाया था और वहां सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो अगर पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था, तो आंसर इज हियर। ईसा पूर्व 305 में चंद्रगुप्त की भिड़ंत सिकंदर के सेनापति सैल्यूकस से हुई, जिसमें चंद्रगुप्त जो है ये विजयी रहे। और ईस्वी पूर्व 305 में चंद्रगुप्त की भिड़ंत सिकंदर के इस पुस्तक में निरंकुश राज्य ऑटोक्रेटी का ये एक सेनापति सेल्यूकस निकोटर से हुई विवरण विस्तार से है, तथा लिच्छवी जैसे गणराज्य जिसमें चंद्रगुप्त की सेना विजयी रही थी। सेल्यूकस ने संधि कर ली थी और अपनी बेटी कार्नेलिया, यहाँ पे कहीं कहीं इसका नाम कार्नेलिया का हिरेन भी बताया जाता है, कि शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी थी और साथ में 500 हाथी भी दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोनों ही पक्षों ने दूतों का विनिमय भी किया था और इसी के तहत सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज काफी दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा था तथा उसने अपनी आंखों देखा विवरण जो है अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी। तो पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखा था। और इसमें किसका विवरण था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विवरण था। सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का विवरण एपियस नामक यूनानी व्यक्ति ने किया था और चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था तथा भद्रबाहु से इस धर्म में दीक्षा ली थी। तो किससे दीक्षा ली थी और चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। और पंजाब विजय किया था, मगध विजय किया था, मलय केतु के विद्रोह का दमन किया था, सेल्यूकस पर विजय प्राप्त किया था और पश्चिमी भारत पर, दक्षिणी भारत पर भी विजय प्राप्त किया था। साम्राज्य विस्तार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, यह है चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी और उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का जो अंतिम दिन था वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन किया था और जैन साहित्य के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज अपने पुत्र को सौंप दिया था और जैन धर्म की
दीक्षा ली थी, जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया था। सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 में अनशन व्रत करके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो जगह का नाम है ये आप याद रखिएगा। बिंदुसार के बारे में देखते हैं। बिंदुसार जो है वो 300 में बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा था। 300 ईस्वी पूर्व में यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अपनी रचनाओं में अमित्रोकेट्स की संज्ञा दी है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था और बिंदुसार के लिए वायु पुराण में भद्रसार नामक शब्द का प्रयोग किया गया। इस टाइप के क्वेश्चंस वन लाइनर में आपको देखने को मिलते हैं। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन की संज्ञा दी गई है और तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार चाणक्य ने बिंदुसार की 16 नगरों के सामंतों एवं राजाओं का नाश करने के लिए पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों के बीच मौजूद प्रदेश को जीतने में सहायता की। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उसका पुत्र एवं तक्षशिला का सूबेदार सुसीम विद्रोह को दबाने में असफल रहा था। सुसीम के असफल रहने के पश्चात उज्जैन के तत्कालीन सूबेदार अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। उसने सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया था। अपने उल्लेख में एथिनियस ने जानकारी दी है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एप्तियोकस से मदिरा, जिसको आप शराब जानते हैं, और सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करवाने वाले हूँ। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद ईस्वी पूर्व 269 में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा और अशोक की तुलना जो है वो डेविड एवं सोलमान इज़राइल तथा मार्कस ओरलियस एवं शार्मला जो कि रोम से थे जैसे विश्व के महान सम्राटों से की जाती है। दिव्य दान के अनुसार अशोक की माता का नाम जनपद कल्याणी था। कहीं कहीं उसका नाम शुभद्रांगी भी आता है। अशोक का सौतेला भाई सुसीम एवं सहोदर भाई विगताशोक था और तक्षशिला का विद्रोह सफलतापूर्वक दबाने के कारण बिंदुसार ने अशोक को युवराज का पद जो है ये प्रदान किया था। सम्राट बनने से पूर्व अशोक जो है ये उज्जैन का सूबेदार था और सिंहासन रूढ़ होते समय अशोक ने देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्श जैसी उपाधि धारण की थी। तो कौन कौन सी उपाधि धारण की थी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है और अशोक के 13वें शिलालेख में हमें ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने शासन में 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया एवं राजधानी तोसाली में अपना एक सूबेदार नियुक्त किया था। कलिंग युद्ध में 2.5 लाख व्यक्ति मारे गए थे और इतने ही घायल भी हुए थे। कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था तथा चौथे शिलालेख के अनुसार भेरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष करने की घोषणा करी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था एवं उपगुप्त नामक आचार्य से इसकी दीक्षा ली थी। किससे दीक्षा ली थी और कौन सा धर्म स्वीकार किया था ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था तो जैन धर्म और अशोक ने बौद्ध धर्म। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए 4 गुफाएं जैसे कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी आदि का निर्माण करवाया। तो 4 गुफाओं का नाम याद होना चाहिए, किसने इसका निर्माण करवाया और किसके लिए करवाया, ये इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को अशोक द्वारा श्रीलंका भेजा गया और अशोक ने अपने द्वारा किए गए मात्र 2 आक्रमणों में पहला आक्रमण कश्मीर पर किया था। कश्मीर के ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी में अशोक को मौर्य देश का प्रथम सम्राट बताया गया है और प्रथम कलिंग शिला अभिलेख के अनुसार अशोक सीमांत जातियों के प्रति नरम रुख रखते थे और 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने यवन शासकों एंटियोकोस सेकंड और जो कि सीरिया से था, टॉलेमी सेकंड जो कि मिस्र से था और एंटीगोनस गोनाटस जो कि मकदूनिया से था, मरास साइरन से और अलेक्जेंडर से मित्रतापूर्ण संबंध कायम किए एवं उनके दरबार में अपने दूत भी भेजे थे। किसने? अशोक ने। और इसी प्रकार दक्षिण भारत में अशोक के दूत धर्म के प्रचार के लिए चोल, पांड्य,
सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपुर आदि राज्यों में भी गए थे। तो कहाँ कहाँ कौन से राज्य में गए थे ये इम्पोर्टेंट है। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया तथा धर्म विभाग की स्थापना की थी। और अब देख लेते हैं अशोक के 14 वृहद जो शिलालेख है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट है पहला, जो कि पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा, मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा की गई है। तीसरे अभिलेख में राजकीय अधिकारियों, युक्तियुक्त और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष द्वारा करने का आदेश दिया गया है। और चौथे पे भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देता है। और छठा अभिलेख जो है ये धम्म महामात्र किसी भी समय राजा के पास सूचना ला सकता है, प्रतिवेदक की चर्चा इसमें की गई है। सातवें अभिलेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। और आठवें अभिलेख की बात करें तो सम्राट की धर्म यात्रा का उल्लेख इसमें किया गया है। बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख भी 8वें अभिलेख से ही मिलता है। और 9वां अभिलेख जो है ये विभिन्न प्रकारों के समारोहों की निंदा भी करता है। 10वें अभिलेख में जो है वो ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख जो है अशोक का वो सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा करता है। 13वें अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। पड़ोसी राज्य का वर्णन किया गया है। अपराध करने वाले आटविक जातियों का उल्लेख भी 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है। और 14वें अभिलेख में इसमें अशोक द्वारा जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। तो ये सारे के सारे 14 अभिलेख जो है अशोक से रिलेटेड ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी अभिलेख भी कहलाता है। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्बी देई से प्राप्त हुआ है। अशोक के 12वें अभिलेख से जानकारी होती है कि इसने महिला महामात्रों की भी नियुक्ति की थी। और अशोक के 7 स्तंभ लेखों का संकलन कहाँ मिलता है तो ये ब्राह्मी लिपि में मिलता है। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। अशोक का दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख, टोपड़ा से दिल्ली लाने वाला शासक कौन था तो ये फिरोज शाह तुगलक था। ये सारे के सारे वन लाइनर्स पॉइंट है और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज जो है वो 1750 ईस्वी में टिफिंथलर द्वारा की गई तथा फिरोज तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। चंपारण बिहार में स्थित रामपुरवा स्तंभ जो है उसका लेख 1872 ईस्वी में कार्यालय द्वारा खोजा गया। चंपारण में ही लौरिया अरारेस एवं लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख भी प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। और शार ए कुन्हा कंधार से प्राप्त अशोक के अभिलेख ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में उत्कीर्ण है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज को 7 जातियों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। दार्शनिक, किसान, सैनिक, ग्वाले, शिल्पी, दंडनायक और पार्षद। ये सारे के सारे 7 जातियों के नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ण व्यवस्था तत्कालीन समाज में भी प्रचलित थी। समाज में शिल्पियों चाहे किसी भी जाति के हो का स्थान जो है ये महत्वपूर्ण एवं आदरणीय था। नेक्स्ट है इस काल में तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और तकनीकी शिक्षा आमतौर पर श्रेणियों गिल्डों के माध्यम से दी जाती थी। मौर्यकालीन समाज में वैदिक धर्म ही प्रमुख धर्म था। और मौर्य काल में जैन एवं बौद्ध धर्मों का भी पर्याप्त विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन आदि विद्वानों के अनुसार मौर्य काल में समस्त भूमि किसकी होती थी तो ये राजा की होती थी। और सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था सीता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि जिसको कृष्ट भूमि, जुती हुई भूमि, उत्कृष्ट भूमि जिसको बिना जुती हुई भूमि के नाम से जाना जाता था, एवं स्थल भूमि जो कि ऊंची भूमि के नाम से जाना जाता था, इसका
विवरण मिलता है किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम एवं बेगार किए जाने का उल्लेख है और इसे वृष्टि कहा जाता था। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था और भू राजस्व में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। भू राजस्व की दर जो थी ये उपज का 1/6 हिस्सा से 1/8 हिस्से तक थी और भूस्वामी को क्षेत्रक एवं काश्तकार को उपवास कहा जाता था। भूस्वामी को क्या कहा जाता था? क्षेत्रक। और काश्तकार को क्या कहा जाता था? उपवास। मौर्य काल में सिंचाई के समुचित प्रबंध को सेतु बंद कहा जाता था। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज लिख लीजिएगा। और सिंचित भूमि में कुल उपज का 1/2 हिस्सा भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। हिरण्य एक प्रकार का कर था जो अनाज के रूप में ना लेकर नगद के रूप में लिया जाता था। अर्थव्यवस्था जो थी ये कृषि के अतिरिक्त पशुपालन एवं व्यापार पर टिकी हुई थी और इन तीनों को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन और व्यापार को क्या कहा गया है? वार्ता कहा गया है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आगे के हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें मौर्य साम्राज्य से कंप्लीट करना बाकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।